Hey guys, in this video we will discuss a poetry जिसका नाम है Horatian Ode upon Cromwell's Return from Ireland और इसे लिखा है एंड्रू मार्वेल ने। एंड्रू मार्वेल जो है वो एक जाने माने फिलोसफिकल और लव पोइट्री लिखा करते थे और साथ ही साथ इनकी जो इन्वॉल्वमेंट थी उस टाइम पे जो पॉलिटिकल सीन्स चल रहे थे इंग्लैंड में वो भी बहुत ज़्यादा एक्टिव थे। इनकी बहुत सारी पोइट्री हैं जो इनकी जो वर्क है वो सटायर है कहीं ना कहीं, और कुछ पोइट्री हैं जो पॉलिटिकल कंटेंट को डील करती हैं। तो इनकी जो पोइट्री है होरेशियन ओड, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये है कि इसका टाइटल क्या सजेस्ट करता है। होरेशियन ओड मतलब कि जो लैटिन के एक पोइट थे, ग्रीक पोइट जिनका नाम था होरेस, तो उनका जो ओड लिखने का तरीका था, वो जो ओड लिखा करते थे, ओड मतलब होता है एक पोइट्री जिससे गाने के लिए लिखा जा, तो उनका जो तरीका था, जो पैराग्राफ स्टैंजा था, ए बी बी की जो राइम से वो चलाते थे अपने स्टैंजा को, उसी स्टैंजा में सेम पैटर्न में इस पोइट्री को लिखा गया है। तो आगे की लाइन क्या है, होरेशियन ओड अपॉन क्रॉमवेल्स रिटर्न फ्रॉम आयरलैंड। होरेशियन ओड तो लिखा गया, लेकिन किसके लिए? क्रॉमवेल जब वापस आए आयरलैंड से, उनके लिए। अब क्रॉमवेल कौन थे? तो जो क्रॉमवेल थे उनका पूरा नाम था ओलिवर क्रॉमवेल, और वो लॉर्ड प्रोटेक्टर थे इंग्लैंड के उस टाइम पे, जो कॉमनवेल्थ इंग्लैंड में बना था उसके, फ्रॉम 1653 से 1658 तक। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि जो पोइट्री है ये लिखी गई है कि जब वो जीत कर वहाँ से आए, वॉर में जब वो जीत गए वहाँ से वापस आए, तो उनको एज अ उनकी जो फेम थी उसको बढ़ाने के लिए या फिर उनके वेलकम के लिए इसको एंड्रू मार्वेल ने लिखा था। लेकिन वो वॉर क्यों हुआ इस चीज़ को समझना इंपॉर्टेंट है, प्लस इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड समझना इंपॉर्टेंट है ताकि जो पोइट्री है वो थोड़ा सिंपल हो जाए। और क्रॉमवेल है वो एज अ हीरो इनको दिखाया गया है, एज अ हीरो ने इसे पोर्ट्रेट किया है, डिपिक्ट किया है। और चार्ल्स द फर्स्ट जो उस टाइम पे इंग्लैंड के किंग थे उनके बारे में बताया गया है। तो जो चार्ल्स थे, बैकग्राउंड के तौर पर अगर हम बात करें, चार्ल्स फर्स्ट वो उस टाइम पे इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड इन 3 किंगडम के मोनार्क थे, किंग थे। और उसके बाद उन्हें एग्जीक्यूट किया गया था। तो एग्जीक्यूट क्यों किया गया? वो इसलिए क्योंकि जब वो एक किंग थे तो उन्हें वॉर के लिए थोड़े से पैसों की ज़रूरत थी, उन्हें मनी चाहिए थी, लेकिन जो पार्लियामेंट था उस टाइम पे उन्हें मना कर दिया कि वो पैसे नहीं देंगे, फंडिंग नहीं देंगे। उसके बाद चार्ल्स फर्स्ट ने पार्लियामेंट को ही डिसॉल्व कर दिया, उसे हटा दिया। और उसके बाद जब उन्होंने हटा दिया तो वो एक अनपॉपुलर किंग बन गए, क्योंकि फंडिंग मिल नहीं रही थी, पार्लियामेंट को हटा दिया। तो उन्हें अपने वॉर के लिए जो पैसे चाहिए थे वो उन्होंने इनडायरेक्ट तरीके से लोगों से टैक्स के रूप में लेना शुरू कर दिया, ज़बरदस्ती टैक्स बढ़ा दिए गए, जिसकी वजह से जो चार्ल्स फर्स्ट थे वो एक अनफेमस किंग बन गए। उसके बाद एक वॉर हुआ, क्योंकि बीच में पार्लियामेंट को बुलाया गया, फिर उसे हटा दिया गया, फिर बुलाया गया। तो उस टाइम पे ऐसा हुआ कि चार्ल्स फर्स्ट की जो आर्मी थी वो, और उसके वर्सेस में था पार्लियामेंट की आर्मी, इन दोनों के बीच में एक सिविल वॉर हुआ। सिविल वॉर उस टाइम पे इंग्लैंड में हुआ था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो चार्ल्स फर्स्ट था वो अपनी आर्मी को डील कर रहा था, उसका लीडर था, और जो पार्लियामेंट की जो आर्मी थी उसके जो लीडर थे वो ओलिवर क्रॉमवेल थे। तो दोनों के बीच में वॉर हुआ था, जो कि स्टार्ट हुआ था 1642 में। उसके बाद जो ओलिवर की पार्टी थी, मतलब कि जो पार्लियामेंट आर्मी थी, वो जीत गई थी, उन्होंने वॉर को जीत लिया था। उसके बाद जो चार्ल्स फर्स्ट थे वो भाग गए थे, फिर उन्हें पकड़ लिया गया एक बार। उन्होंने फिर से अगेंस्ट मोनार्की या फिर जो अगेंस्ट पार्लियामेंट था उनके अगेंस्ट भी फिर से वॉर करने का सोचा, लेकिन इस बार उन्हें ट्रायल पे किया गया, मतलब कि उनकी सज़ा सुनाई जाने वाली थी। और पहली बार हिस्ट्री में हुआ था कि किसी किंग को एग्जीक्यूट किया जाना था, तो उन्हें 1649 में एग्जीक्यूट कर दिया गया पब्लिकली। ये था इसका बैकग्राउंड। सिंपल में ये बात करी गई है कि उन्हें हटा दिया गया, मार दिया गया था। अब इसी को लेकर जो पोइट्री है वो लिखी गई है। पोइट्री में टोटल 120 लाइन्स हैं, और जो कपलेट, और हर एक जो लाइन है, मतलब कि 2-2 लाइन्स जो होती है, कपलेट होती है, उसके फॉर्म में चलेगा। ए बी बी की लाइन जो लाइन्स हैं उस तरीके से चलेगी। और जो पोइट्री है वो लिखी गई थी मई 1650 से लेकर जुलाई 1650 के बीच में। एग्जैक्ट डेट किसी को पता नहीं है, जब क्रॉमवेल वापस आए थे आयरलैंड से जीत कर तब, और पब्लिश हुई थी 1681 में। नाउ अब हम स्टैंजा वाइज करेंगे इसको, तो स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। तो सबसे पहले बोला क्या है कि जो फॉरवर्ड यूथ है, फॉरवर्ड यूथ जो वर्ड है वो यूज़ किया गया है क्रॉमवेल के लिए, ओलिवर क्रॉमवेल के लिए, जो लॉर्ड प्रोटेक्टर थे, जिन्होंने आयरलैंड से वो जीत कर वापस आए थे। तो वो क्रॉमवेल के लिए यूज़ हुआ है। और जो पोइट है वो कहते हैं कि जो क्रॉमवेल है उनको एड्रेस करते हुए कि आपको अभी फ्यूचर में हमारे लिए बहुत कुछ करना है, इस नेशन के लिए बहुत कुछ करना है, और भी वॉर्स जो है वो लड़ने हैं, और जो यूथ है उन्हें एनकरेज करना है।
और मस्ट नाउ फोरशेक हिज म्यूजिस डियर, कि अब जो आपकी म्यूजिस डियर है, जो आपकी पोइटिक क्वालिटी है, जो आप पोइट्री लिखते हो, लिखने का काम करते हो, आपको उस चीज़ को छोड़ना होगा। फोरशेक मतलब उसे छोड़ना होगा। और क्या करना होगा, जो अब तक जो आप करते थे यहाँ शेडो में, कहीं यहाँ पर छाए में बैठकर गाया करते थे अपनी पोइट्रीज़ को, उन सभी को छोड़ना होगा। और इन सभी चीज़ों के लिए आपको जो प्रोग्रेस के लिए जो आपको एनकरेज करेगा, वो आपकी जो फीलिंग होगी वो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी। आगे जो पोइट है वो क्या कह रहे हैं, वो कहते हैं कि ये जो टाइम है, अब जो आपकी जो बुक्स हैं, जितनी भी आप बुक्स हैं आपके पास, वो सारी डस्ट में, धूल में छुप जाएंगी। और जो आपका आर्मर है, जो कवच होता है वॉरियर्स का, वो जो कवच है आपका जो हॉल में दीवार पर टंगा हुआ है, आप उसे उतारेंगे, जो अब तक यूज़ नहीं था उसे साफ करेंगे और उसे पहन लेंगे। अब यहाँ पर बोला गया है कि जो इन सब के लिए जो क्रॉमवेल है उसे कौन उकसाएगा, उसे कौन इनकरेज करेगा, वो उसका एक्टिव स्टार होगा, उसकी हिस्ट्री होगी, क्योंकि उसकी हिस्ट्री में या फिर उसके जो एक्टिव स्टार हैं वो उसे परमिशन नहीं देते कि वो शांति से ऐसे बैठा रहे। आगे के स्टैंजा में बात हुई है कि जो पोइट है वो कंपेयर कर रहा है क्रॉमवेल को अब लाइटनिंग स्टार से। जैसे जब बिजली कड़कती है तो वो जो 3 फोल्ड लाइटनिंग होती है जिगजैग टाइप में, तो वो 3 डिफरेंट डायरेक्शंस में होती है। और जब वो आती है नीचे तो वो क्लाउड्स को ब्रेक करते हुए, उसे हटाते हुए नीचे अपना रास्ता बना लेती है। तो यहाँ पर उसका कंपैरिजन क्रॉमवेल से किया गया है और बोला गया है कि वैसे ही फ्यूरियस और वैसे ही जो एनर्जी है, उसकी पर्सनालिटी है, क्रॉमवेल की भी बिल्कुल वैसी ही है। तो उसके एग्जाम्पल से कंपैरिजन करके क्रॉमवेल की फ्यूरियस नेचर को, डेंजरस पावरफुल नेचर को डिपिक्ट किया गया है। अब आगे के स्टैंजा में जो पोएट है वो बोल रहे हैं कि जो क्रॉमवेल है उसको गॉड के ब्लेसिंग्स है, मतलब कि जो यहाँ पे बोला गया है हेवेंस फ्लेम लास्ट में, तो इसका मतलब है कि जो क्रॉमवेल है उसे गॉड की, हेवन की ब्लेसिंग्स, वरदान प्राप्त है, उसे वरदान मिला हुआ है कि अगर कोई उसके रास्ते में आएगा, अगर वो कुछ कर रहा है, उसके आड़े कोई आएगा तो वो सभी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। और यहाँ तक कि बड़े बड़े पैलेस, जो टेम्पल्स हैं, वो भी उनके सामने नहीं रुक सकते, सब के सब जो हैं वो मिट्टी में मिल जाते हैं। और आगे यहाँ पर सीजर का भी यूज़ किया गया, मतलब जो सीजर किंग थे, रोमन किंग थे, उनका भी यूज़ किया गया एग्जाम्पल देते हुए कि जो सीजर की जो हाईनेस थी, ग्रेटनेस थी, वो भी क्रॉमवेल के सामने कम पड़ जाती है। तो क्रॉमवेल को इतना ज़्यादा पावरफुल डिपिक्ट किया गया है। और आगे बोला है कि अगर कोई क्रॉमवेल के रास्ते में आना चाहेगा या आने की सोचता है तो ये सबसे बड़ी उसकी मैडनेस है, बेवकूफ़ी है। ये लाइन बोली गई है, दिस मैडनेस टू रेसिस्ट। तो यहाँ पर है कि जो उसे रोकना चाहेगा, रेसिस्ट करना चाहेगा, वो उस इंसान की सबसे बड़ी भूल होगी, सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि उसे हेवन का वरदान प्राप्त है, हेवन की फ्लेम्स उसके साथ हैं, तो वो उसके सामने ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट स्टैंजर में जो पोएट है वो कह रहे हैं कि जो क्रॉमवेल है, उन्होंने इतने वॉर किए, जीते हैं, ग्लोरियस टाइम रहा है, इतने फ्यूरियस हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो पहले भी ऐसे ही थे। उन्होंने एक नॉर्मल लाइफ जो है वो स्पेंड करी है। स्टार्टिंग में पहले वो बिल्कुल ही नॉर्मल आम लोगों की तरह रहा करते थे। वो अपने प्राइवेट गार्डन में रहते थे और नॉर्मली साधारण लाइफ जीते थे, और वहाँ पे बर्गमोट के प्लांट्स को लगाया करते थे। एक तरीके का फ्रूट होता है बर्गमोट। अब इसके आगे क्या हुआ कि जो पोएट है वो कह रहे हैं, लेकिन आप टाइम के साथ साथ जो पोएट है, क्योंकि वो उनके लिए प्रेज कर रहे हैं, प्रेजिंग कर रहे हैं, उनके लिए उनकी तारीफ़ें कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि क्रॉमवेल को कि जब आप जो थे पहले, आप ऐसे नॉर्मल लाइफ जीते थे, लेकिन अब टाइम के साथ साथ आपका जो करेज है, साहस है, उसके साथ साथ आपने बहुत सारी चीज़ों को कॉन्कर कर लिया है, जीत लिया है। आपने जो पुराना किंगडम था, मतलब कि यहाँ पर चार्ल्स फर्स्ट के जो किंगडम था उसकी बात हो रही है, आपने जो पुराना किंगडम था, ओल्ड किंगडम था, उसे लोगों के विश के अकॉर्डिंग ढाल दिया है। क्यों? जैसे कि लॉर्ड प्रोटेक्टर थे ये, और इन्होंने लोगों के विश के साथ में, लोगों के विश के लिए एक वॉर किया था। वॉर में वो गए थे और उसके बाद वो जीत भी गए थे, क्योंकि जो चार्ल्स फर्स्ट थे वो बहुत ज़्यादा ब्रूटल हो गए थे और लोगों ने पसंद नहीं कर रहे थे। तो इसीलिए बोला गया है कि उन्होंने पुराने किंगडम को हटाकर नए किंगडम को एस्टैब्लिश कर दिया। अब आगे क्या हुआ कि अब जो पोएट है वो उनके जस्टिस को रॉन्ग कह रहे हैं कि जो उन्होंने किया, चार्ल्स फर्स्ट को एग्जीक्यूट करवा दिया गया या फिर कर दिया गया, तो उस चीज़ को, उस एक्ट को पोएट यहाँ पर कह रहे हैं कि वो रॉन्ग था, वो सही जस्टिस नहीं था, सही न्याय नहीं था। आपने जो किया है उसकी बात हो रही है क्रॉमवेल की, कि आपने जो किया है कि किंग को एग्जीक्यूट करवा दिया, वो जस्टिस के अगेंस्ट था। वो अगेंस्ट क्यों था? क्योंकि एंशिएंट टाइम से ही, पहले से ही जो किंग है उन्हें गॉड के इक्वल माना जाता है। उन्हें कहते हैं कि जो भगवान का मसीहा है, वो मसीहा है, ये गॉड का मैसेंजर है, या फिर गॉड के इक्वल ही है वो।
तो ऐसी चीज़ों में जो हमारे गॉड है, मतलब कि जो हमारे किंग है, उन्हें एग्जीक्यूट करवाना एक अच्छा जो काम नहीं था। लेकिन फिर भी अब वहाँ पर वो अपनी ही चीज़ को जस्टिफाई कर रहे हैं। पोइट अपनी ही बात को जस्टिफाई करते हुए कहते हैं, लेकिन ये तो जो नेचर है उसका लॉ है। नेचर में जो खाली स्पेस होता है उसे वही ऑक्यूपाई करता है जो स्ट्रांग होता है। जैसे कि जो बड़ा प्लांट है वो छोटे प्लांट को दबा देता है, शेर बाकियों को दबा देता है, एक कोई बड़ा पॉलिटिशियन है वो छोटों को दबा देता है। तो जिसके पास पावर है, जो स्ट्रांग है, वही उस स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेता है। और एक स्पेस पर दो लोग नहीं रह सकते हैं, एक बॉडी में दो स्पिरिट नहीं रह सकती हैं। तो इसी तरीके से आपने भी किया उस टाइम पे। अगर चार्ल्स फर्स्ट उस लायक नहीं थे तभी आपने उन्हें हटा दिया। आप पावरफुल थे, आप स्ट्रांग थे, तभी आपने उनको हटा दिया। उसी का रूल चलता है, जो पावरफुल होता है और एक ही साथ दो लोग नहीं रह सकते हैं, क्योंकि ये तो नेचर का लॉ है। जो स्पेस खाली है उसे कोई ना कोई पावरफुल पर्सन ही ऑक्यूपाई करता है। अब आगे जो पोइट है वो हैम्पटन की बात कर रहे हैं। हैम्पटन क्या है? जो चार्ल्स फर्स्ट का पैलेस था, महल था, उसकी बात हो रही है कि आपने सिविल वॉर के टाइम पे क्या किया। क्रॉमवेल को एड्रेस करते हुए बोलते हैं कि आपने सिविल वॉर के टाइम पे किंग को अपनी जो रिडल है, अपने जाल में इस तरीके से फंसाया कि जो किंग है उसे अपना पैलेस छोड़कर भागना ही पड़ा। यहाँ तक बात होती है कि उनके प्रेज में क्या लिखा गया है। पोइट्री का फर्स्ट सेक्शन बात करता है क्रॉमवेल के प्रेजिंग में। अब सेकंड सेक्शन है, उसमें बताया गया है कि चार्ल्स फर्स्ट की भी प्रेजिंग की गई है, चार्ल्स फर्स्ट की भी तारीफें की गई हैं। अब जो पोइट है वो कहते हैं कि जो चार्ल्स फर्स्ट है को एक रॉयल एक्टर कह रहे हैं कि वो बहुत अच्छे एक्टर हैं। वो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जब चार्ल्स फर्स्ट को पब्लिकली एग्जीक्यूट किया जाने वाला था और वो वहाँ पर खड़े थे, उस सीन को डिस्क्राइब किया गया है जब वो स्कैफोल्ड पर खड़े थे, जहाँ पे वो जो बना होता तख्त टाइप में, जहाँ पर एग्जीक्यूट किया जाता है। जब वो वहाँ पर खड़े थे चार्ल्स फर्स्ट, चारों तरफ जो क्राउड था, लोगों की भीड़ थी, वो सारे मिलके अपने ब्लडी हैंड से तालियां बजा रहे थे। हालांकि जो किंग है उन्हें इक्वल मानते थे गॉड के, लेकिन आज वो उन्हीं के एग्जीक्यूशन पर तालियां बजा रहे थे अपने ब्लडी हैंड से। और तब जो चार्ल्स था वो बिल्कुल ही नॉर्मल खड़े थे। उनकी जो आइज़ थी वो भी बिल्कुल नॉर्मल थी। उन्होंने बिल्कुल भी लैमेंट नहीं किया, कोई डर नहीं था उनकी आंखों में। ना ही उन्होंने भगवान को कोसा कि उनके हाथों से उनका जो किंगडम है वो कैसे छीना जा रहा है और उन लोगों के सामने उन्हें एग्जीक्यूट किया जा रहा है। उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो बिल्कुल शांत तरीके से खड़े थे, एरिस्टोक्रेटिक वे में खड़े थे कि अभी भी वो एज अ किंग ही खड़े हैं। तो जो पोइट है वो चार्ल्स फर्स्ट की ब्रेवरी की तारीफ कर रहे हैं, उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं कि जो उनकी आइज़ थी, चार्ल्स फर्स्ट की जो आंखें थी वो इतनी शार्प लग रही थी जैसे कि जो एक्स होती है, जो कुल्हाड़ी होती है जिससे उनका सर कटना था, एग्जीक्यूट किया जाना था, उससे भी ज़्यादा शार्प उनकी आंखें लग रही थी। अब आगे बोला है कि जब उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया तो जो उनका हेड था, जब वो सिर था, वो ऐसे पड़ा था जैसे बेड पर वो आराम कर रहा हो, रेस्ट कर रहा हो, लेटा हो। और जो लोग थे उस टाइम पे, ये लोग जो थे वो जनता के लिए ये जो आर था ये बहुत ही मेमोरेबल टाइम था। उन्हें बहुत खुशी मिलने वाली थी या फिर मिल रही थी या फिर लोगों से हमेशा याद करने वाले थे, क्योंकि आज से एक नई शुरुआत होगी। जो वो इतना ब्रूटल हो गया था किंग, उसको छोड़कर अब नई शुरुआत होगी। और साथ ही साथ बोला गया है कि जिन लोगों ने चार्ल्स फर्स्ट को एग्जीक्यूट करवाया था उनके अंदर एक डर था, एक खौफ था कि कहीं कुछ बुरा ना हो जाए। लेकिन किंगडम के नाम पर, किंगडम के फेट पर इस तरीके से ये होना सही था, किंगडम के लिए ये होना हैप्पी फेट था। अब यहाँ से थर्ड पार्ट स्टार्ट होता है पोइट्री का, जहाँ पे बोला गया है जब वो लौट कर आए थे, आयरिश कैथोलिक्स को हरा कर आए थे क्रॉमवेल, तो जो आयरिश कैथोलिक्स थे वो भी अब उनकी तारीफ़ें करने लग गए थे। कि जो आयरिश के लोग थे वो भी क्रॉमवेल की तारीफ़ कर रहे थे, उनके लिए प्रेस कर रहे थे कि क्रॉमवेल ने उन्हें सिर्फ 1 साल में 1 ईयर के बीच में ही हरा दिया और उन सबको बंदी बना लिया। वो इतने ज़्यादा ब्रेव हैं। और उन्होंने ये सब किसके कहने पे किया था या फिर किसके लिए किया था? जनता के लिए किया था, लोगों के लिए किया था। और वो लोगों के ही लीडर हैं, लोगों की ही बात पर काम करते हैं। जनता की जो कमांड है, जो लोग होते हैं किंगडम में, उनकी कमांड पर ही वो काम करते हैं। आगे बोला है कि उन्होंने ये सब किया, इतना सब कुछ किया और उसके बाद भी उन्होंने वॉर जीता, इतना सब कुछ किया जनता के लिए, और फिर उसके बाद उसे लाकर सारी जो जीत थी, उनकी जो खुशी थी, वो लाकर जनता के पैरों में ही रख दी, उनके फुट पे रख दी। जिस तलवार से, जिस स्वॉर्ड से उन्होंने जंग लड़ी थी, वॉर किया था, वो स्वॉर्ड ला के जनता के पैरों में रख दी। और सबसे ज़्यादा जो वाउंड्स थे, जो जख्म थे, उन्होंने
वॉर में अपने ही शरीर पर लिए थे। अब आगे क्रॉमवेल को कंपेयर किया गया है फॉल्कॉनर से। फॉल्कन क्या है, एक बर्ड टाइप में होता है जो कि अपना जो शिकार होता है, प्री होता है, उसके लिए आकाश में स्काई में जाता है, उसके बाद वापस से वो ब्रांच पर आकर बैठ जाता है। तो उसे कंपेयर करते हुए पोइट कहते हैं कि जो क्रॉमवेल है, मतलब कि जो आप हो, बिल्कुल फॉल्कन की तरह हो, जो गए अपना शिकार किया और उसके बाद वापस से उसी जगह पर आ गए जहाँ पर वो थे। तो ये उनके लिए प्रेज़ था। तो वो उनके लिए कह रहे हैं कि आपको आगे भी, ऐसे नहीं है कि चीज़ें यहाँ पर ख़त्म हो गई हैं, आपको आगे भी इस नेशन को, जो अभी अभी नया नेशन बना है, मतलब कि जो कॉमनवेल्थ था उस टाइम पे, इंग्लैंड में बना था उस टाइम पे, उसको आगे भी प्रोटेक्ट करना है, फ्यूचर में भी प्रोटेक्ट करना है, और बिल्कुल वैसे ही प्रोटेक्ट करना है जैसे सीज़र ने। क्योंकि सीज़र पहले एक आम आदमी रहा होगा, या फिर एक आम तरीके से उन्होंने स्टार्टअप किया, और गोल किंगडम जो था जर्मनी का एरिया, उसको उन्होंने कॉन्कर कर लिया, जीत लिया। वॉर के बाद युद्ध लड़ा, उसके बाद जीत लिया। एक और एग्जांपल दिया गया है हनीबल का, जिन्होंने वॉर किया और इटली को कॉन्कर कर लिया, जीत लिया। आपने भी उसी तरीके से किया है, और आपको उसी तरीके से अभी आगे भी इस नेशन को प्रोटेक्ट करना है। आगे यहाँ पर पिक्ट की बात करी गई है कि जो पिक्ट है वो एक नॉर्दर्न इंग्लैंड में एक ट्राइब है, जो कि उस टाइम पर इंग्लैंड के लिए डेंजर बन गया था। तो यहाँ पर जो पोइट है वो कह रहे हैं कि ये जो पिक्ट्स हैं, इनसे भी आपको हमारी मदद करनी है, हमें बचाना है, नेशन को बचाना है। और अभी जो आपका काम है वो ख़त्म नहीं हुआ है। अपने जो स्वॉर्ड है, उसे तलवार है, उसे रखिए नहीं, क्योंकि आगे भी आपको ये सब करना है, किंगडम को सेव करना है। तो यहाँ पर जो पोइट्री है उसकी समरी जो है वो ख़त्म होती है। आई रियली होप कि आपको पोइट्री समझ में आ